अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया था किसको, फिगरेटिव लैंग्वेज को, या इसके और कौन कौन से नाम है वो भी मैं आपको बता दूं कि इनको फिगर ऑफ स्पीच भी बोलते हैं, फिगरेटिव लैंग्वेज भी बोलते हैं, पोइटिक टूल्स भी बोलते हैं और पोइटिक डिवाइसेस भी बोलते हैं। तो ये हमने जो है वो डिस्कस किया है। इनको आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहे होगा आपको, लाइन ब्रेक्स, रिदम, सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, इमेजरी, एलिट्रेशन एंड रिपीटेशन। इनमें से जो हमारा सिलेबस जिन पे बेस करता है उनको हम लोग जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे के डिस्कस कर लेते हैं एक मरतबा, और जो बाकी हैं उनको हम लोग मतलब ऐसे सरसरी सा देख लेते हैं कि वो क्या है। ठीक है, तो ये क्लास में हम लोग अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी जो बच्चे क्लास स्किप कर चुके हैं या जिनको कोई प्रॉब्लम था, जिनको समझ नहीं आई कोई भी, तो उनके लिए अगेन मैं ये लेक्चर पोस्ट करूँ, आप लोग प्लीज़ इसको सुन लीजिएगा। और जो पेरेंट्स व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ आप लोग अपने बच्चों को ये लेक्चर जो है वो सुना दिया करें उनको, या उनको प्रोवाइड कर दिया करें अगर आपके पास कोई और डिवाइस हो तो। थैंक्स। चलें बात शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंस देनी है हमने जिस डिवाइस को, वो है सिमिली। तो जब हम लोग सिमिली की बात करते हैं तो इसको कहा जाता है बच्चों उर्दू में तशबीह, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, दो लोगों को एक दूसरे के साथ कंपेयर कर देते हैं। दो चीज़ों को, दो लोगों को, एक लोगों को एक चीज़ से, इस तरह एक बंदे को किसी चीज़ से, ये सारा कुछ हम कंपेयर करते हैं। जैसे मदर्स कहती हैं कि मेरा बेटा जो है वो चाँद की तरह है, यानी मेरा बेटा चाँद की तरह है। ऐसा क्यों कह रही होती है? शायद उनको ये लगता है कि जैसे चाँद बहुत खूबसूरत है वैसे उनका बच्चा जो है वो भी बहुत खूबसूरत है। तो इस केस में वो अपने बच्चे को जो है वो चाँद कह रही होती हैं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं होता कि उनका बेटा चाँद है, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि वो चाँद उनको दिखता है, कि यानी उनको प्यारा लगता है, इस वजह से वो उसको चाँद कहती हैं। तो ये सिमिली होती है। इंग्लिश में इसकी पहचान जो है वो बिल्कुल आसान है बच्चों। उसमें हम लोगों ने क्या करना होता है, लाइक एंड एज, इनमें से एक वर्ड जो है हमें नज़र आएगा तो वो सिमिली होगी। फॉर एग्जाम्पल, ही लुक्स लाइक हिज फादर। अब हम लोगों ने क्या किया है, उसको उसके फादर से जो है वो कंपेयर कर दिया लाइक यूज़ करते हुए। ही इज़ एज डैशिंग एज हिज फादर, तो ये भी हम लोग कह सकते हैं। तो यहाँ पे एज का यूज़ हो गया। तो सिमिली इंग्लिश में आपको फाइंड करना बिल्कुल आसान होगा। जब आप देखते हैं लाइक और एज को तो आप ये कह देते हैं कि ये सिमिली है। इसी तरह बच्चों मेटाफर की अगर बात की जाए तो मेटाफर क्या होते हैं, यहाँ पे हम लोग एक चीज़ को दूसरी चीज़ बना देते हैं टोटली। यानी जब ये कहा जाए कि ये तो शेर है भाई, शेर, तो ये मतलब क्या होता है कि हम लोग, उसकी एक खूबी होती है जो शेर में होती है, वो कौन सी, यानी कि वो बहादुर होता है। शेर भी बहादुर है, अगर इंसान बहादुर हो तो वो भी हम लोग कहते हैं कि शेर है। इसका मतलब क्या होता है कि हम लोगों ने एक खूबी को स्टैंडर्ड बना लिया, फिर चेक किया है कि कौन ऐसा है, तो उन दोनों को एक जैसा कह दिया है। तो हम लोगों ने इंसान को जब शेर बना दिया, क्यों बना दिया उसका, यानी कि हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि वो बहादुर है। ठीक है, इसी तरह डैफोडिल्स की जब हम पोइम पढ़ेंगे तो वैसे डैफोडिल्स का जो कलर है वो येलो होता है, लेकिन अगर गोल्डन कलर देखा जाए तो वो येलो से प्यारा होता है। तो पोइट ने उसे क्या कहा हुआ है आपको पोइम में, डैफोडिल्स में, उसको उसने गोल्डन कहा हुआ है। तो ये भी एक मेटाफर हो गया कि उसने मेटाफर यूज़ करते हुए डैफोडिल्स की खूबी बयान की है कि वो बिल्कुल बहुत प्यारे हैं। नेक्स्ट अगर बच्चों बात की जाए पर्सोनिफिकेशन की, तो पर्सोनिफिकेशन का वर्ड जो है वो पर्सन से निकला है, यानी ह्यूमन से निकला है। इसमें और मेटाफर में क्या डिफरेंस है कि मेटाफर में ये हम लोगों को फ़र्क रखने की ज़रूरत नहीं है कि कोई लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन पर्सोनिफिकेशन में बच्चों हमने ख्याल करना है कि सिर्फ इंसानों की खूबियाँ हम लोग बेजान चीज़ों को देंगे। जैसा कि अगर हम लोग ये बात कहें कि द ओल्ड इंजन इज़ टेकिंग हिज लास्ट ब्रेथ, कि बूढ़ा इंजन जो है वो अपनी आखिरी आखिरी सांसें ले रहा है। अब अगर देखा जाए तो बूढ़ा भी इंजन नहीं होता और वो आखिरी सांसें भी नहीं लेता। ठीक है, वो तो नॉन लिविंग होता है। ये बूढ़े कौन होते हैं? इंसान। और आखिरी सांसें कौन लेते हैं? इंसान। इसका मतलब हम लोग ज़ाहिर क्या करना चाह रहे हैं कि वो जो इंजन है वो बहुत ख़राब हो चुका है और अब वो किसी भी टाइम बिल्कुल ख़त्म हो सकता है। इसी तरह हम लोग जब इंसान बूढ़े हो जाते हैं तो हम लोग ये तब भी यही कह रहे होते हैं कि ये आज मरे कल मरे, इस तरह। तो ये पर्सोनिफिकेशन है। इसी तरह अगर और बात की जाए डैफोडिल्स के हवाले से, तो पोइट कहता है कि डैफोडिल जो है वो फ्लैटरिंग और डांसिंग कर रहे थे। तो बच्चों फ्लैटरिंग जो होती है इसका मतलब होता है खुशी से झूमना, और जो डांसिंग है इसका मतलब होता है हैप्पीली मूव करना। ये भी अब ये दोनों बातें जो हैं वो डैफोडिल्स तो नहीं कर सकते। डैफोडिल्स ने क्या है जी, वो सिर्फ मूव कर रहे हैं, लेकिन पोइट उनको क्या कह रहे हैं, इंसानों वाली खूबियाँ दे रहा है, यानी कि उसे क्या कर रहा है, पर्सोनीफाई कर रहा है, पर्सोनिफिकेशन कर रहा है उनकी। ठीक है बच्चों। और इसी तरह अगर एक और एग्जाम्पल दी जाए कि डैफोडिल्स वर टॉसिंग देयर हेड्स, तो अब सर तो जो इंसानों के होते हैं तो टॉस भी इंसान करते हैं। टॉस मीन नॉड
अबाउट करना, हिलाना। तो पोइट जो है वो क्या कह रहा है, वो कहता है जी ये जो डैफोडिल्स है ना, ये अपना सर जो है वो हिला रहे हैं, हालांकि हकीकत में उनका कोई सर नहीं है। इसको भी हम लोग पर्सोनिफिकेशन कहेंगे। सम अप अगर मैं कहूँ पर्सोनिफिकेशन का क्या होगा कि इंसानों की खूबियाँ हम लोग बेजान चीज़ों को दे देंगे। इमेजरी की बच्चों अगर बात की जाए तो इमेजरी एक ऐसी टर्म है, पोइट्री की ऐसी टूल है जिसके अंदर आप लोग जब कोई लाइन पढ़ेंगे तो पोइट्री की, आप लोग उसी सीन में पहुंच जाएंगे। या तो आपके जहनों के सामने इमेज क्रिएट हो जाएगा जहन पे, या फिर आपकी आंखों के सामने जो है वो कोई मंजर आ जाएगा, या आपके कानों में कोई आवाज़ गूंजने लग जाएगी। फॉर एग्जांपल जब हम लोग डैफोडिल पोइम को पढ़ते हैं तो हमें ऐसा फील होता है कि जैसे हम लोग उसी सीन में पहुंचे हुए हैं, वो हमारे सामने हो रहा है सब कुछ। तो ये सारा जो है वो इमेजरी होता है। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो इमेजरी होती है वो विजुअल इमेजरी होती है, और इसके साथ जो है वो ऑडियो इमेजरी होती है। ठीक है, कोई आवाज़ आपके कानों में अगर गूंजने लग जाए, जैसे कोयल की आवाज़ आए, तो यानी पोइट्री में लिखा हो कि कोयल जो है वो गाना गा रही थी, तो हमारे जहनों में कोयल का गाना जो है वो गूंजने लगेगा, कानों में आवाज़ आने लगेगी। ठीक है बच्चों, अगर नेक्स्ट भी बात की जाए एलिट्रेशन की, तो एलिट्रेशन क्या होती है बच्चों? एलिट्रेशन के अंदर हम लोग चेक करते होते हैं कि हर जो लाइन है, सबसे पहली कंडीशन ये है कि आपने एट अ टाइम एक लाइन को पढ़ना है और उसके अंदर एलिट्रेशन चेक करनी है। और दूसरी कंडीशन क्या है कि आपने ये चेक करना है कि वो वर्ड्स जो हैं वो नेबरिंग होने चाहिए। तो एलिट्रेशन क्या होगी? अब एलिट्रेशन का मतलब ये होगा जो हर वर्ड होगा ना, उसका पहला लेटर जो है वो सेम होगा। यानी कि जिस तरह हम लोग अगर एक टंग ट्विस्टर की बात कर लें, कौन सा? शी सेल्स द सी शेल्स एट सी शोर, आप इसमें चेक करें तकरीबन हर वर्ड जो है वो एस से स्टार्ट हो रहा है। इट इज़ कॉल्ड एलिट्रेशन। ठीक है, तो आप लोग एलिट्रेशन को भी इस तरह चेक कर लेंगे। रिपीटेशन क्या होती है? तो रिपीटेशन मतलब होता है बच्चों, एलिट्रेशन में हमने चेक करना था सिर्फ एक लेटर पहले वाला कि वो एक है जैसा है ना, ये नहीं, यानी ए बी सी में से कोई एक लेटर। लेकिन रिपीटेशन में हमें एज अ होल पूरे पूरे वर्ड नज़र आते हैं। जैसे एक पोइम है ट्राई अगेन, आप लोग जब वो 10th क्लास में पढ़ोगे तो जब आप उसको रीड करोगे तो उसके अंदर आपको एटलीस्ट 7 टाइम्स जो है वो ट्राई अगेन ट्राई अगेन ट्राई अगेन कहता हुआ पोइट जो है वो नज़र आएगा। जब एक पूरा वर्ड या फ्रेज़ जो होती है, यानी फ्रेज़ एक ऐसा सेंटेंस होता है जो पूरा नहीं होता, आपको उसकी समझ नहीं आती, जब उसको रिपीट किया जाए किसी पोइट्री के अंदर बार बार पोइम में, तो हम कहते हैं ये रिपीटेशन हो रही है। ठीक है बच्चों, इसको भी आपने चेक कर लेना है। उसके बाद लाइन ब्रेक क्या है? पोइट जो है वो छोटी छोटी जो है वो ब्रेक्स लगाता है एक लाइन के अंदर, ताकि हम लोग पढ़ते पढ़ते वहाँ पे रुक जाएं और जो है वो उसको पढ़ना हमारे लिए ज़्यादा आसान हो जाए। ये हायर क्लासेस में हो कि इस तरह रिदम की अगर बात की जाए तो रिदम ऐसा होता है कि जब आप पोइम को रीड कर रहे होंगे तो आपके जो फुट्स हैं वो मूवमेंट करना, सॉरी आपके जो फीट हैं वो मूवमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। मूवमेंट यानी कि उनको ऐसा लगेगा कि शायद ये सॉन्ग की जो है वो वॉइस आ रही है, तो वो आपका पाँव जो है उसके साथ हरकत करेगा। ठीक है बच्चों, ये पोइट्री की टूल्स हैं सारी, आप इनको जो है अब आपने अप्लाई करना है उस पोइम के ऊपर, जो कि हम लोग पहले ही उसको लाइन बाय लाइन और स्टैंजा बाय स्टैंजा डिस्कस कर चुके हैं। और मैं आपको बता भी चुका हूँ लास्ट लेक्चर में कि किस तरह आपके पास पोइट्री का क्वेश्चन आएगा। अभी तो ये आपके पास पोइट्रिक टूल्स है जिनको आपने अपने जहन में बिठाना है। ये ना सिर्फ अब काम आएंगे आपके, बल्कि नेक्स्ट जो आपकी क्लासेस जो भी हैं, जहाँ तक आपको जब आपने इंग्लिश पढ़नी है तो आपको ये पोइट्री की टूल्स जो हैं वो काम आएंगी। थैंक यू बच्चों।